हाँ नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा पेड कोर्स है और इस कोर्स में आप देख रहे हैं कि ये हिंदी की स्पेशल क्लासेस हैं। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। कंप्लीट कोर्स लेकर के आया हूँ, कंप्लीट कोर्स होगा भी, आप सुने। ये क्लासें लेने के बाद आप किसी भी हिंदी से संबंधित परीक्षा में बैठेंगे तो आप निश्चित रूप से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ लिया था, उसके आगे की बातचीत अब हम करने वाले हैं। पिछली कक्षा में हमने वर्णों के बारे में अध्ययन किया था, यानी वर्ण विचार पढ़े थे। हमने क्या पढ़ा था दोस्तों? वर्ण विचार पढ़े थे। आप वर्ण विधान कह सकते हैं, वर्ण विचार कह सकते हैं, वर्ण विधान कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं दोस्तों? वर्ण विचार कह सकते हैं। तो ध्यान दें, वर्ण विधान में हमने वर्णों के बारे में अध्ययन किया। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण कितने होते हैं। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक है, स्वर किसे कहते हैं या स्वर की संख्या कितनी होती है? स्वर की संख्या 11 होती है। और स्वर कहते किसे हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता ना हो, उन्हें क्या कहा जाता है? स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जा सकने वाले वर्णों को स्वर कहा जाता है। और व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन के बारे में तो अध्ययन करना बाकी है, लेकिन पहले आप स्वर के बारे में अध्ययन कर रहे थे और स्वर के दो भेद आपने किए थे। एक किया था लघु और एक था दीर्घ स्वर। ठीक है दोस्तों, दीर्घ और लघु को भी हमने जान लिया था। अंत में हम बात कर रहे थे जो दीर्घ स्वर है उनमें से कुछ स्वर होते हैं संयुक्त। क्या होते हैं मित्रों? संयुक्त स्वर। और संयुक्त स्वरों की संख्या हिंदी में 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? ए, आई, ओ, औ। ये संयुक्त स्वर होते हैं। किस किस से मिलकर बने होते हैं? तो इसके लिए आप कहेंगे ए और ई से मिलकर के ए बनता है, ए और ए से मिलकर के आई बनता है, ए और ऊ से मिलकर के ओ बनता है, तथा ए के साथ जब ओ जुड़ता है तो औ बनता है। ये संयुक्त स्वर है दोस्तों। अब आज की कक्षा की शुरुआत मैं यहां से कर रहा हूं, समझे और सुने। आपको पूछा जाएगा दोस्तों कि स्वरों का उच्चारण स्थान क्या है। तो यहां पर आप नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। स्वरों का उच्चारण के आधार पर, किसके आधार पर दोस्तों? उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण। किसके आधार पर वर्गीकरण? स्वरों के उच्चारण स्थान के आधार पर या उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण। देखें, सभी 11 स्वरों को हम उच्चारण स्थान के आधार पर अलग अलग भागों में, अलग अलग वर्गों में बांट रहे हैं। आप देखेंगे तो पाएंगे कि आपका ए और आ, ए और आ, ये स्वर बोले जाते हैं आपके कंठ से। कहां से? कंठ से। इसलिए इन वर्णों को कहा जाता है दोस्तों कंठे। क्या कहा जाता है? कंठे वर्ण कहा जाता है, कंठे स्वर कहा जाता है। स्वर भी कह सकते हैं। और वर्ण तो ये है ही। ई और ई जो वर्ण होते हैं या स्वर होते हैं, ये होते हैं दोस्तों तालु से उच्चारित किए जाने के कारण इन्हें आप कह सकते हैं तालव्य। ठीक है, ई के बाद में आपका आता है ऊ, और इनके उच्चारण स्थान के लिए आप कहेंगे, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है और ये इसीलिए ओष्ठे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? ओष्ठे कहलाते हैं। और एक आता है री आपका, और री मूर्धन्य या मूर्धा से इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसे मूर्धन्य स्वर कहा जाता है। क्लियर है? और फिर ए और आई, ए और आई की बात कर रहा हूं, ए और आपका आई, इनका उच्चारण स्थान देखिए। ए मिलकर किससे बनता है? किसका संयुक्त रूप है? ए का और ई का।
ए कहां से उच्चारित होता है? कंठ से। ई कहां से उच्चारित होता है? तालु से। तो इसका दोनों का जोड़े में होता है इनका उच्चारण स्थान। आप ए का जहां से उच्चारण स्थान बताएंगे वहीं से आई का बताएंगे। तो इनका उच्चारण स्थान आप क्या बताएंगे? इनका उच्चारण स्थान बताएंगे कंठ तालव्य। क्या बताएंगे दोस्तों? कंठ तालव्य। याद रहेगी बात, कंठ तालव्य। ए आई कंठ तालव्य है, और उसके बाद आता है आपका ओ और औ। ओ और औ कहां से बोले जाते हैं? ये बोले जाते हैं आपके कंठ ओष्ठ। कंठोष्ठ वर्ण होते हैं ये। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा दोस्तों। ओ किससे मिलकर बना है? ए और उ से। ए कहां से उच्चारित होता है? कंठ से। उ कहां से उच्चारित होता है? ओष्ठ से। तो इनका उच्चारण स्थान वहीं से बताना है जिनसे मिलकर ये संयुक्त रूप में बने हैं। देखें जैसे, अब इनका याद करने के लिए आपको कैसे कौन सा तरीका अपनाना है देखिएगा। दो को एक जगह रखना है, दो स्वर को एक जगह रखना है, छोड़ करके किसको? री को छोड़ करके। यदि री को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी स्वर है वो जोड़े में होते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर ए आ का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। कंठ आपका जो गला होता है, अंदर की तरफ से बात कर रहा हूं मैं, तो कंठ इनका उच्चारण स्थान करने के लिए हमारा पूरा का पूरा कंठ है वो झंकृत होता है। ए आ। ई का उच्चारण स्थान तालु को जिह्वा स्पर्श करती है तब इनका उच्चारण किया जा सकता है। उ होठों को एक वृत्त का रूप लेकर के ही आप उ का उच्चारण कर सकते हैं। री का उच्चारण करते समय आपका पूरा मुख विवर जो है ये आपका कंपन करता है, वाइब्रेट करता है, और इसी कारण इस जो स्वर है इसको क्या कहा जाता है? मूर्धन्य। मूर्धा से बोला जाता है, संपूर्ण मुख को स्पर्श करते हुए आपकी जिह्वा इसका उच्चारण करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आप मूर्धन्य बोलते हैं। ए आई को कंठ तालव्य इसलिए कहते हैं क्योंकि ए बनता किससे है? ए और ई से मिलकर बनता है। ए कंठ से बोला जाता है, ई तालु से उच्चारित होती है, इसलिए ए और ऐ का उच्चारण स्थान हुआ कंठ तालव्य। ओ औ का उच्चारण स्थान कहां से बताएंगे? ओ औ का उच्चारण स्थान बताएंगे कंठ और ओष्ठ, क्योंकि ओ किससे मिलकर बना है? ए और उ से मिलकर बना है। ए का उच्चारण स्थान आप जानते हैं, ए का उच्चारण स्थान होता है कंठ और उ का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ, इसलिए इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया है दोस्तों? कंठोष्ठ। ये यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी अंदाजन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़कर के दोस्तों आपके लिए एक बेहतरीन जो प्रश्न है वो आ रहा है, सुने। जो आपकी प्राणवायु है, प्राणवायु के बाहर निकलने के आधार पर आपके मुख से कितनी प्राणवायु, कितनी हवा बाहर निकल रही है, इसके आधार पर स्वरों को वर्गीकृत किया जा सकता है या कहां रखा जा सकता है, इसकी मैं बात करता हूं। तो सभी वर्ण जो होते हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है। दो भागों में बांटा जाता है। कब बांटा जाता है? प्राणवायु किसके आधार पर दोस्तों? प्राणवायु के आधार पर। देखिएगा, प्राणवायु के आधार पर देखें कौन कौन से दो भाग हैं। एक होता है दोस्तों अल्प प्राण। अल्प प्राण, तो कई बार प्रश्न आया कि स्वर अल्प प्राण होते हैं कि महाप्राण होते हैं। स्वर अल्प प्राण होते हैं कि महाप्राण होते हैं। दूसरा महाप्राण। अब आपको क्या रखना है कि सभी 11 के 11 स्वर, सभी 11 स्वर क्या होते हैं दोस्तों? अल्प प्राण होते हैं। सभी 11 स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चाहो तो आप इसे नोट कर सकते हैं अलग से। कैसे नोट कर सकते हैं सर? लिखें आप, सभी 11 स्वर, सभी 11 स्वर, मैं 11 इसलिए बोल रहा हूं कि स्वरों की संख्या 11 होती है। सभी 11 स्वर अल्प प्राण होते हैं। होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। क्लियर है? अब देखिएगा, यदि आपको पूछे जाए कि स्वर घोष या अघोष के आधार पर कहां रखे जाएं, सघोष होते हैं या अघोष होते हैं स्वर,
तो ये होता है दोस्तों आवाज के आधार पर या कंपन के आधार पर, या आप ध्यान रखें मुख में जो वाइब्रेशन होता है इसके आधार पर स्वरों को कहाँ रखा जाए। तो आप लिख सकते हैं यहां पर दूसरा नोट डाल करके दोस्तों कि सभी 11 स्वर क्या होते हैं, घोष होते हैं जी। क्या होते हैं भाई, घोष कह दो और बेटा सघोष कह दो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये हमारे स्वर थे। स्वरों में हमने बहुत सारी चीजें पता की हैं अलग अलग तरीके से। सभी स्वरों का उच्चारण स्थान मैं आपके सामने फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक बार देख लें। देखें दोस्तों, सभी स्वरों का उच्चारण स्थान मैंने बताया और किस प्रकार से आपको याद करवाने की कोशिश की है। देखें, स्वर का उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण कैसे करें। ए आ कंठ से बोले जाते हैं, कंठे कहलाते हैं। ई ई तालु से बोले जाते हैं, तालव्य कहलाते हैं। उ ऊ औष्ठे कहलाते हैं। री मूर्धन्य। और ए आई आपका क्या कहलाता है, या कहां से बोला जाता है, कहां से उच्चारित होता है। कंठ तालव्य इनको कह सकते हैं। ओ औ कंठोष्ठ इन्हें कहा जा सकता है। फिर आगे हमने बात करी है दोस्तों प्राणवायु के आधार पर कि कौन से जो स्वर होते हैं उनके उच्चारण में प्राणवायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है तो उन्हें महाप्राण कहा जाता है, लेकिन यह नहीं है, इसका विपरीत है। यानी स्वरों के उच्चारण में प्राणवायु बहुत अधिक मात्रा में मुख विवर से बाहर नहीं निकलती, इसलिए सभी स्वरों को हमने किस में रखा है जी, अल्प प्राण में रखा है दोस्तों। किस में रखा है, अल्प प्राण में रखा है, याद रखने लायक बात है। और सभी 11 के 11 स्वर, और क्या बताएंगे आप, सभी 11 के 11 स्वर क्या होते हैं, सघोष या घोष होते हैं। क्लियर है। आगे देखो, जैसे ही ये वर्ण वाला टॉपिक है हमारा कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम आपके लिए एक क्विज रखेंगे, या फिर यूं कह दूं कि कुछ क्वेश्चन रखेंगे, प्रश्न रखेंगे आपके लिए टेस्ट के आधार पर, उनके आपको आंसर करने होंगे। यदि आप टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे हैं, टॉपिक तो क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस आप कंप्लीट क्लास देखें। एक बार स्टार्ट करने के बाद में पेन कॉपी लेकर के बैठे आप, और पेन और आपकी नोटबुक जो है वो आपके सामने होनी चाहिए। आप चलते चलते लेटे लेटे यदि क्लास को देखने की गलती करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि फिर आप सीरियसली इस कक्षा का लाभ उठा पाएंगे। तो आप जब भी कक्षा को देखें तो आप अपने टेबल पर, जो स्टडी रूम है आपका या फिर जहां भी आप पढ़ाई करते हैं वहां पर बैठ करके एक व्यवस्थित तरीके से नोट करते चलें। जहां जहां आपको स्क्रीनशॉट की आवश्यकता होती है आप कक्षा की स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हैं, कम करके भी देख सकते हैं। जहां आपको स्क्रीनशॉट की आवश्यकता होती है वहां स्क्रीनशॉट भी लेकर के देख सकते हैं। और भरोसा रखें दोस्तों, बेहतर पढ़ रहे हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात हुई है दोस्तों स्वरों की। अब बात कर रहे हैं हम व्यंजन की। किसकी, व्यंजन की बात करेंगे। और हिंदी में जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 33। तो पहले तो व्यंजन की परिभाषा पूछी जाएगी दोस्तों आपको कि व्यंजन कहते किसे हैं। तो परिभाषा लिखे व्यंजन की, वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। समझ लें दोस्तों, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण आप बिना स्वरों की सहायता के नहीं कर सकते। जैसे मैं एग्जाम्पल देके दिखाता हूं आपको। कई विद्यार्थी कहेंगे सर हम इनका उच्चारण आसानी से कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं बेटा। देखिएगा, जैसे आपके सामने एक उदाहरण आया, आप कहोगे सर कै, इसका उच्चारण हम कर सकते हैं। कै का उच्चारण तो कर सकते हो डेफिनेटली, क्योंकि इसमें कै है और कै के साथ में कौन मिला हुआ है, ए मिला हुआ है, इसलिए आप कै का उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन इसका उच्चारण आप नहीं कर सकते। इसमें से कौन निकल चुका है, इसमें से स्वर निकल चुका है, और स्वर रहित किसी भी वर्ण का उच्चारण आप नहीं कर सकते हैं।
उच्चारण करना हो करोगे तो आपको स्वरों की आवश्यकता होगी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं किए जा सकते, मैं यहां पर इसका दूसरी परिभाषा आपके लिए और लिख देता हूं। क्या है दूसरी परिभाषा सर? दूसरी परिभाषा ये है कि वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है मित्रों? व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल बात है। व्यंजन होते कितने हैं? 33 होते हैं। व्यंजन होते कितने हैं जी? 33 व्यंजन होते हैं। चलिए मैं आपको लिए चलता हूं, गौर करें, ध्यान दें। 33 व्यंजनों की ओर लिए चलता हूं। बहुत ही सिंपल बात है, ये आपको आता भी है, लेकिन फिर भी आप में से कई विद्यार्थी तो ये कहेंगे सर आप क्या पढ़ा रहे हो सर, ये तो बहुत बेसिक बात है। लेकिन बता दो विद्यार्थियों, यदि इसका नॉलेज हमें प्रॉपर नहीं है, मैं नहीं कहता हूं कि आपको नहीं आते हैं स्वर और व्यंजन, लेकिन इसका प्रॉपर नॉलेज होना बेहद आवश्यक है। बहुत सही तरीके से इसका नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। तो देखें, आपको यदि पूछा जाता है कि व्यंजन होते कौन कौन से हैं, तो आप जानते हैं क वर्ग। क वर्ग का अर्थ क्या हुआ दोस्तों? क वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, जैसे आप जानते हैं क, ख, ग, घ और ङ। ये सब के सब क्या है? क वर्ग के सदस्य हैं। ठीक है, ये सब वर्ण जो है वो कौन से वर्ग में आते हैं? क वर्ग में आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से वर्ण जो व्यंजन है वो होते हैं। एक तो क वर्ग होता है, एक दोस्तों आपका च वर्ग होता है। च वर्ग में आप जानते ही हैं क्या क्या होता है। एक आपका ट वर्ग होता है। कौन सा वर्ग होता है? ट वर्ग होता है। एक आपका त वर्ग होता है, और त वर्ग में भी आप जानते हैं। और एक आपका प वर्ग होता है, और प वर्ग में भी आप सदस्यों को जानते हैं, यानी प वर्ग के जो वर्ण होते हैं उनको भी आप जानते हैं। च में कौन कौन आता है? च आता है, छ, ज, झ और य। यहां कौन कौन आता है? ट, ठ, ड, कौन आता है? ढ, और कौन आता है? ण। ठीक है, यहां कौन 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 आता है? त, थ, द, ध, और कौन आता है दोस्तों? न। यहां कौन कौन आता है? प, फ, ब, भ और मैं। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि ये हो गए दोस्तों आपके कुल मिलाकर के 5 वर्गों में 25 व्यंजन तो ये हो गए। कितने व्यंजन हुए हैं? 25 व्यंजन हो गए हैं। कैसे हो गए सर? 5 वर्ग हो गए, क, च, ट, त, प, और इन वर्गों के 5-5 सदस्य हैं, तो 5-5 को गुणा करोगे तो आप कितने हो जाएंगे जी? 25 हो जाएंगे। क्लियर है? उसके बाद भी आपको ध्यान रखना है कि केवल यहां तक ही व्यंजन नहीं है। व्यंजन तो हमने 33 बताए हैं और ये तो 25 ही हुए हैं, तो फिर और कौन कौन से हैं? और कौन कौन से हैं दोस्तों? य, र, ल और व। ये भी व्यंजनों में शामिल किए जाते हैं। और कौन किए जाते हैं दोस्तों? और किए जाते हैं आपके स, ये स और साप वाला स और है, ये भी तो व्यंजन है। तो इस प्रकार से आपके 4 और 4 ये और 25 ये, कुल मिलाकर के व्यंजनों की संख्या हुई 33। कितनी हुई जी? 33। क्लियर है? यार अलावा श, श, स, है, ये सब मिलाकर के क्या है? व्यंजन है। अब इनके बारे में विशेष बातों पर लिए चलता हूं मैं आपको। देखो, एक पॉइंट है जो लिखना है आपको, लिखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। क्या है सर? पूछा जाएगा कि बताओ हिंदी में क्या कहा? हिंदी में स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? हिंदी में स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं या कितने होते हैं? व्यंजन कितने होते हैं? इसका आंसर है दोस्तों
25 होते हैं। कितने होते हैं? 25 होते हैं। कैसे? मैं बता देता हूं आपको 25 कैसे होते हैं। होते कहां से कहां तक हैं वो भी सुन लें। कहां से कहां तक होते हैं सर? होते हैं जी आपके कैसे लेकर, कहां से लेकर, कैसे लेकर, कैसे मैं तक। कैसे मैं तक के सभी व्यंजन जो होते हैं वो स्पर्शी होते हैं। मतलब ये हुआ कि कैसे लेकर के मैं तक सभी व्यंजनों के उच्चारण में आपकी जिह्वा को किसी न किसी, मुख के किसी न किसी पार्ट को, किसी न किसी हिस्से को स्पर्श करना होगा। इसलिए इन वर्णों को या इन व्यंजनों को, वर्ण और व्यंजन में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि व्यंजन वर्ण होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो इनके उच्चारण में आपके मुख में किसी न किसी हिस्से को आपकी जिह्वा टच करती है, स्पर्श करती है, इसलिए इनको कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। ठीक है, चलें और देखते हैं आगे। दोस्तों ये तो हुए आपके स्पर्श व्यंजन, लेकिन आगे आपके सामने एक सवाल बनेगा कि स्पर्शी व्यंजन, संघर्ष स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से हैं? क्या दोस्तों? संघर्ष स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से हैं? तो आपके सामने ध्यान रखना, पहली शर्त तो क्या है? स्पर्शी होना चाहिए। वो स्पर्शी होना चाहिए मतलब इन्हीं 25 में से होना चाहिए। और फिर उनके साथ में क्या जो शब्द जुड़ा है? संघर्षी होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या आंसर करना होता है? इसके लिए आपको आंसर करना होता है दोस्तों, च संघर्ष स्पर्शी तो है ही, संघर्षी भी है साथ, छ, ज, झ और य। कई पुस्तकों में दोस्तों य को संघर्ष स्पर्शी में नहीं रखा गया है, जो गलत बात है मेरे हिसाब से। ये संपूर्ण 5 के 5 जो वर्ण है वो संघर्ष स्पर्शी वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, देखो च, छ, ज, झ और ये सबको मिलाकर के संघर्ष स्पर्शी कहा जाता है। इसलिए इनकी संख्या यदि आपसे पूछी जाए तो आप 5 बताएं, 4 नहीं। किसी पुस्तक में आपको 4 मिलता है तो वो ठीक बात नहीं है। मेरे हिसाब से आपको कितने बताने चाहिए? 5 बताने चाहिए। परीक्षा में इसका सही उत्तर भी यही माना जाएगा। इसलिए आपको च वर्ग जो है पूरा का पूरा वो संघर्ष स्पर्शी मान लेना है। क्या मान लेना है? संघर्ष स्पर्शी। देखो स्पर्शी मतलब किसी न किसी मुख के किसी न किसी भाग को तो ये स्पर्श करते ही हैं। और आप जानते हैं कि जो च वर्ग है वो तालव्य है, यानी तालु को टच करते हुए जिह्वा बाहर आती है। इसलिए आपको कहना है कि ये जो च वर्ग है वो कैसा है? तालव्य है। किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर। तो स्पर्शी तो हो गया, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन इनके उच्चारण में हमें संघर्ष करना पड़ता है, थोड़ा अधिक बल का प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए इन व्यंजनों को, इन 5 व्यंजनों को हम क्या भी कहते हैं दोस्तों? संघर्ष स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और आपको पूछा जाएगा कि बताइए हिंदी में अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? और अंतस्थ व्यंजन जब आपसे पूछे जाए तो आप संख्या तो उनकी 4 बताएंगे और फिर पूछा ये जाएगा कि कौन कौन से होते हैं। तो आपको क्या बताना है? य, र, ल और व। य, र, ल, व ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण के समय मुख विवर से प्राणवायु बाहर निकलने की अपेक्षा अंदर की तरफ खींची जाती है, अंदर की तरफ होती है। आप य, र, ल, व का उच्चारण करेंगे तो हवा बाहर निकलने की बजाय अंदर जाएगी। इसीलिए दोस्तों एक बात मैं आपको बहुत विशेष बता दूं, ध्यान रखें। भोजन करते समय, क्या करते समय? भोजन करते समय अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण वर्जित माने आप। क्या है? वर्जित है। क्यों है वर्जित? क्योंकि देखो दोस्तों जब हम भोजन कर रहे होते हैं तो हमारी जो अंदर काकलिया होता है, जब हम भोजन कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर 2 नलिकाएं होती हैं, एक आहार नलिका और एक श्वास नलिका। जो काकलिया होता है भोजन करते समय श्वास नलिका पर लग जाता है, और जब हम बात कर रहे होते हैं तो श्वास नलिका से हट जाता है, भोजन नलिका पर लग जाता है। लेकिन यदि हम बात करते जाएंगे और खाना खाते जाएंगे, यानी खाना खाते खाते यदि हम बात करेंगे
खाते समय यदि हम बात करेंगे तो वो जो काकलिया है वो कंफ्यूज होकर के, आप यूं भी कह सकते हैं, वो काकलिया श्वास नलिका से हट जाता है और श्वास नलिका में भोजन के कण प्रवेश कर जाते हैं, और भोजन के कण प्रवेश कर जाने के कारण आदमी में अस्थमा और कई दमा, कई प्रकार की बीमारियां हैं वो जन्म लेती हैं। इसलिए आपको ये खास हिदायत है कि आप भोजन करते समय बातचीत नहीं करें, मौन भोजी आप बन सकते हैं। ये भी एक साधना है अपने आप में दोस्तों, ये भी एक तपस्या है अपने आप में कि खाना खाते समय आप चुप रहते हैं, चुप रह करके भोजन करते हैं। ये भी देखो घर में हमें बताया भी जाता है कि खाना खाते समय आप बात नहीं करें, तो आपको और हमें तो लगता है कि पता नहीं क्यों ऐसा मना कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक रीजन है, बहुत ही साइंटिफिक रीजन है, बहुत ही वैज्ञानिक कारण है। और कारण क्या है आप जानते हैं कि इनका उच्चारण हम करेंगे ही करेंगे जब बात करेंगे, और तो इनके उच्चारण करेंगे तो बताओ भोजन के कण जो है वो श्वास नलिका में जाएंगे और हमें ग्रसित, रोग से ग्रसित कर देंगे। इसलिए हमें मना किया जाता है। ये हमारे पूर्वजों को, ये हमारे बुजुर्गों को पता है अथवा नहीं, इस बात पे मत जाइए, लेकिन ये बात वास्तविक रूप से आप माने कि यह वैज्ञानिक कारण है, इसलिए मना किया गया। कभी किसी साधु संतों ने कभी इस बात को ध्यान में रखकर ही ऐसे कहा होगा, वो बात आज तक चली आ रही है। चलें आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ दोस्तों आपका अंतस्थ व्यंजन, और उसके बाद जो आपको पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि बताइए दोस्तों ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं हिंदी में, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो ऊष्म व्यंजन होते हैं हिंदी में, फिर से आपको कहूंगा कि आप क्या कितना होता है, 4 बताएं कौन कौन से होते हैं। तो आप बताएं, श ऊष्म है, ये स भी ऊष्म है, श ऊष्म है, और है ये भी ऊष्म है, इसलिए ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 बताई जाती है। ये अंतस्थ व्यंजन है, ये अलावा ये ऊष्म व्यंजन है, श श श है। देखो ऊष्म, इन्हें ऊष्म व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके उच्चारण में ऊष्मा, ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। शंकर, फिर षटकोण, फिर सांप, ध्यान दें सांप, सांप दंते है ये सांप, और फिर है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि हिंदी में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, स और है। क्लियर है। फिर अब आपको पूछा जाएगा कि बताएं यदि आपने इन सब को व्यंजन माना है तो फिर किस किस को व्यंजन नहीं माना है, फिर विशेष बातों पर चलेंगे आगे। एक तो आपने दोस्तों देखो क्षय को व्यंजन नहीं माना है, एक आपने त्रय को व्यंजन नहीं माना है, एक आपने जय को व्यंजन नहीं माना है। क्या ये व्यंजनों में शामिल है? नहीं, ये व्यंजनों में शामिल नहीं है, लेकिन वर्णों में तो शामिल है। वर्ण तो कहे जा सकते हैं, लेकिन कौन सा वर्ण कहा जाता है इन्हें? मूल रूप से नहीं है। वर्ण कौन सा कहा जाता है उसकी बात करेंगे। फिर इस प्रकार से तो ये भी एक वर्णी है। अब देखो इन्हें आप क्या नहीं मानते हैं, इन्हें आप व्यंजन नहीं काउंट करते हैं, तो फिर सर क्या कहें? इन्हें कहें संयुक्ताक्षर। क्या कहें? संयुक्ताक्षर। संयुक्त हो करके 2 अक्षरों से मिलकर के ये अक्षर बने हैं, 2 से भली प्रकार से जुड़ करके इन अक्षरों का निर्माण हुआ है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? संयुक्ताक्षर कहा जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो श्रय है, ये क्षय है ना दोस्तों, ये किस किस से मिलकर बना है? कै, श से मिलकर बना। ये त्रय है, ये किससे मिलकर बना है? तय, हलंत है, और रे से मिलकर बना है। ये जय किससे मिलकर बना है? देखिए इसका उच्चारण करिए ढंग से, इसका उच्चारण होता है जय और इसका उच्चारण होता है य। तो इसका उच्चारण गे नहीं होता दोस्तों, गे। ज्ञानी, आप ज्ञानी बोलते हैं तो सही उच्चारण ज्ञानी तो नहीं है, इसका सही उच्चारण क्या करते हैं दोस्तों आप? ज्ञानी नहीं, ये ज्ञानी नहीं है। इसका सही उच्चारण यदि आप करना चाहें, शुद्ध उच्चारण करना चाहें, तो फिर ये ज्ञानी है। ज्ञानी तो ऐसे लिखा जा सकता है दोस्तों, ये ज्ञानी, ये तो ज्ञानी है। क्या है दोस्तों? ज्ञानी है। अब ये ज्ञानी क्यों है, इसके पीछे का कारण सुने, समझें। क्योंकि इस जे का निर्माण किस किस से मिलकर हुआ है? जय और ये। तो इनका उच्चारण यदि जय यह है तो इसका उच्चारण गे कैसे हो सकता है? तो इसका उच्चारण क्या करेंगे? जय, जय। तो इसका उच्चारण यदि जय है, फिर ये ज्ञानी कैसे हो सकता है?
फिर ये ज्ञानी, ज्ञानी नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है। ये ज्ञानी ऐसे लिखा जा सकता है जो गलत है, इसको ज्ञानी मान करके चले। हाँ हाँ, वही जो आप मान रहे हैं ना, जो आप समझ रहे हैं ना, उसी की बात कर रहा हूं। फिर आप बोलोगे कि सर ये तो फिर ज्ञान है, ज्ञान है। हाँ बिल्कुल, ये ज्ञान ही है, ज्ञान नहीं। अब चूंकि ये प्रचलन में आ गई है, जय को ज्ञ बोलने का प्रचलन चल पड़ा है, प्रचलन हो चुका है, इसलिए आप इसको ज्ञान बोलते हैं। नहीं तो सही मायने में तो इसका उच्चारण क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं दोस्तों आगे। ये आपका श्रेय है, और इसमें एक तो ये है तालव्य से, और एक कौन है सर, एक है रे। तो इस प्रकार से ये अलग अलग व्यंजनों के संयोग से संयुक्त होकर के बने हैं, इसलिए इन चारों को क्या कहा जाता है दोस्तों, संयुक्ताक्षर। क्या कहा जाता है, संयुक्ताक्षर। याद रखें, संयुक्ताक्षर कहा जाता है। क्लियर है? तो आप चाहे तो इसको नोट कर लें, अपने नोटबुक में छाप लें, और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा बहुत बढ़िया से, ज्ञानी है ये ज्ञानी गलत है, ये ज्ञान है, ये संयुक्ताक्षर है। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा आगे बढ़कर के यदि हम बात करें तो आपको अब पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, आपसे सवाल पूछा गया कि है को किस में रखते हैं सर, ये बताएं, है को किस में रखते हैं। तो आप कहें है काकल्य या ब्रह्माक्षर कहलाता है। क्या कहलाता है, काकल्य कहलाता है, या तो काकल्य वर्ण कहा जाता है इसे, या फिर ब्रह्माक्षर कहा जाता है। किसको, है को। अब क्यों कहा जाता है उसके पीछे का कारण सुने। जो आपके कंठ में, जो आपके मुख में काकलिया होता है, इसका उच्चारण इस काकलिया के कारण होता है। यानी है का उच्चारण जब करते हैं तो सर्वाधिक आपका जो काकलिया है वो सर्वाधिक ब्लेडर को, सर्वाधिक श्वास नलिका को छोड़ता है, खोलता है। श्वास सबसे ज्यादा बाहर निकलती है के उच्चारण में। और ब्रह्माक्षर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका कनेक्शन हमारी नाभि से है का कनेक्शन किससे है, हमारी नाभि से है। और आप चाहे तो इसे प्रैक्टिकली प्रयोग करके देख सकते हैं। है का उच्चारण करिए, अपनी नाभि पर हाथ रख करके, अभी करिए, आप चलती कक्षा में कर सकते हैं, एक बार करिए, कक्षा को रोक करके करिए। है 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 का उच्चारण करते हैं तो हमारी नाभि हिलती है। अब नाभि क्यों हिलती है, हम है का उच्चारण कर रहे हैं, बाकी के वर्णों के उच्चारण में हमारी नाभि नहीं हिलती है। इसे देखो दोस्तों, इसे आप अगर दर्शन में देखेंगे तो इसे सिक्स सेंस कहा जाता है, छठी इंद्री कहा जाता है नाभि को। ध्यान रखें, इसी से है से ही बना है हठयोग। और आप जानते हैं कि यह है का उच्चारण आपसे कई बार कई बहानों से करवाया जाता है। जैसे आप बाबा रामदेव आपसे कपाल भाती करवाते हैं, तो कपाल भाती में क्या करवाते हैं, है 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 है, इस प्रकार से आपसे उच्चारण करवाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, किसका उच्चारण कर रहे हो आप, है का उच्चारण कर रहे हो। है का उच्चारण कर रहे हो मतलब क्या हिल रही है, आपकी नाभि हिल रही है। नाभि हिल रही है इसका मतलब आपका स्टोमक जो है उसकी जितनी भी पीड़ाएं हैं, जितनी भी रोग हैं, जितने भी विकार हैं, उनसे आपको मुक्ति मिल रही है। तो इसलिए आपका है जो है ये दोस्तों आपका काकल्य वर्ण है, इसे ब्रह्माक्षर भी कहा जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये नोट कर लें आप। अब देखो, व्यंजनों में से कुछ व्यंजन आपको पूछे जाते हैं कि बताइए हिंदी में द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं। द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं, कौन से द्विगुण व्यंजन, तो आप क्या बताते हैं। द्विगुण व्यंजन में आप बताते हैं कि एक तो क्या होता है, एक तो आपका ये वाला व्यंजन, और ये वाला व्यंजन दो प्रकार से काम में आता है, दो गुण पाए जाते हैं इसमें। एक तो ये है, और एक ये वाला व्यंजन जो है दोस्तों, ये भी द्विगुण व्यंजन कहलाता है। तो हिंदी में दो ऐसे व्यंजन हैं जिनमें दो दो गुण पाए जाते हैं, दो तरह से काम में आते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, द्विगुण व्यंजन। और कैसे आते हैं वो समझिएगा। एक तो ये और एक ये, गौर करें इसको। आप देखते हैं कई शब्दों में, देखो मैं उदाहरण देकर के समझा रहा हूं दोस्तों। आपने देखा ढक्कन, आपने एक शब्द देखा डमरू,
डमरू। इनके नीचे आप देख रहे हैं कि नुक्ता चिन्ह है, ढ के नीचे नुक्ता चिन्ह है, ड के नीचे नुक्ता चिन्ह है, नहीं है। और देखें दूसरा, एक शब्द देखा आपने लड़ाई, दूसरा शब्द देखा आपने पढ़ाई। अब गौर करने लायक बात यह है कि इनके नीचे तो आपने बिंदी लगाई है सर, इनके नीचे आपने बिंदी नहीं लगाई है सर, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है सर? क्यों आपने यहां पर बिंदी का प्रयोग किया? यहां पर आपने बिंदी, आपके कहने के हिसाब से बिंदी है, लेकिन इसे सही क्या बोला जाता है? नुक्ता चिन्ह बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? जो ये आप देख रहे हैं इसे क्या बोला जाता है? नुक्ता चिन्ह कहा जाता है दोस्तों, नुक्ता चिन्ह, नुक्ता चिन्ह कहा जाता है। क्लियरली आपको ध्यान रखना है। सुने, ये कैसे काम में आते हैं, ये गौर करने लायक बात है, बहुत ही स्पेशल बात है ये। सुने, इसके लिए एक आपको लाइन लिखनी चाहिए। क्या लाइन सर? जब किसी शब्द की शुरुआत ड या ढ से की जाती है तो उसके साथ नुक्ता चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती। यहां नुक्ता चिन्ह की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती। देखो, इसकी शुरुआत हो रही है, ढक्कन की शुरुआत ड से हो रही है, तो यहां नुक्ता चिन्ह की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। डमरू की शुरुआत ड से हो रही है, तो यहां भी नुक्ता चिन्ह की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और ये देखिए बीच में आ रहा है, बीच में आ रहा है, बीच में आए या अंत में आए तो नुक्ता चिन्ह आपको लगाना ही चाहिए। कितने प्रकार से काम में आया? एक प्रकार। और कितने प्रकार से काम में आया? दो प्रकार। एक प्रकार और दो प्रकार, दो तरह से काम में आता है। दो गुण पाए जाते हैं इन व्यंजनों में, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। क्लियर है मित्रों? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और आपको पूछा जाए क्या सर कि हिंदी में बताएं उत्क्षिप्त, क्या उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं? तो आप फिर से कहेंगे, एक ये है और एक ये है। ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। और क्यों है, इसके पीछे का लॉजिक समझे दोस्तों। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, दो पदों से मिलकर बना है। उत का अर्थ होता है उठना और क्षिप्त का अर्थ होता है गिरना। और यहां पर देखिए इनके उच्चारण में ड और ढ के उच्चारण में आपकी जीवा एक समय होता है जब ऊपर उठती है और दूसरे समय गिरती है। तो ऊपर उठकर नीचे गिरने की इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? उत्क्षिप्त कहा जाता है। आप इसे इंग्लिश में कहते हैं स्नेकहुड सिस्टम। क्या कहते हैं? स्नेकहुड सिस्टम। देखिए सांप चलता चलता यूं नहीं काट लेता, सांप चलता चलता एक बार ऊपर उठता है, अपने हुड को ऊपर करता, फिर नीचे काटता है। तो जिस प्रकार से सांप का फन उठ करके नीचे गिरता है, उसी तरह हिंदी के इन दो व्यंजनों को उच्चारित करने में आपकी जिह्वा स्नेकहुड सिस्टम को प्राप्त करती है। मतलब ये हुआ कि आपकी जिह्वा ऊपर उठ करके नीचे आती है, और ऊपर उठ करके नीचे आती है, इसीलिए इन व्यंजनों को क्या कहा जाता है? उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। इनके लिए एक शब्द और काम में आता है उत्क्षिप्त के अलावा, इन्हें ताड़न जात भी कहा जाता है। ताड़न जात भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए मित्रों, और महत्वपूर्ण बात करते हैं। आपको पूछा जाएगा कि बताइए हिंदी में अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं? अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं? तो अर्धस्वर के लिए आपको दो व्यंजन ध्यान रखने हैं। व्यंजन होते हुए भी वो क्या है? अर्धस्वर है। एक तो है य और एक है व। ये दोनों के दोनों व्यंजन होते हुए भी अर्धस्वर हैं दोस्तों। और अर्धस्वर होने के पीछे का कारण क्या है? इन्हें अर्धस्वर कहा क्यों जाता है? उसके पीछे की मैं बात आपको बता दूं, जरा ध्यान देना। देखिए दोस्तों,
इनसे पहले आया अर्धाक्षर स या और वैसे पहले यदि अर्धाक्षर स आता है तो उससे पहले आपको स्वर के उच्चारण की आवश्यकता नहीं होती। मेरी बात को प्रैक्टिकली समझें आप। जैसे आपने एक शब्द देखा स्कूल, दूसरा शब्द देखा स्टेशन, तो इनका उच्चारण करोगे आप तो क्या करना पड़ेगा, स्कूल या फिर स्कूल, स्टेशन या फिर स्टेशन, स्टेशन करते हैं, स्कूल करते हैं। लेकिन यहां देखिएगा दोस्तों, यह है स्वर, यदि इसका उच्चारण आप स्कूल कर रहे हैं तो इसका उच्चारण स्वर करिए, यदि स्टेशन बोल रहे हैं आप तो फिर इसका उच्चारण भी आप ईशा ही करिए। नहीं करना है, नहीं करना है। कारण क्या है, कारण क्या है जी, कारण आपको ये वह दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, वह और ये वह आने के कारण ये अर्धाक्षर आ गया, अर्ध स्वर आ गया है। अर्ध स्वर आ गया है तो इस से पहले आपको स्वर के उच्चारण की आवश्यकता नहीं होती है। ये आ गया है, ये भी अर्ध स्वर है, इससे पहले अर्धाक्षर स है और इससे पहले भी आपको अर्धाक्षर स्वर के उच्चारण की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो यहां तक की बात कंप्लीट हो गई है दोस्तों। फिर हम आगे बढ़ते हैं और हिंदी में एक सवाल जो आपसे पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा क्या, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ जी हिंदी में लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कौन सा होता है। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं, तो उसके लिए आपका सही उत्तर होता है दोस्तों र। र जो है उसके उच्चारण में पूरे के पूरे जो आपका मुख विवर है उसमें कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, और इसी को आप प्रकंपित कहते हैं। और लुंठित का अर्थ होता है लुढ़कना। आपकी जो जिह्वा है एक टायर के रूप में, एक रोल के रूप में आपकी जिह्वा है वो लुढ़कती है जब आप किसका उच्चारण करते हैं, र का उच्चारण करते हैं। तो याद रखिएगा र जो है आपका वो है लुंठित वर्ण या फिर प्रकंपित व्यंजन। व्यंजन और वर्ण बात एक ही है, बात एक नहीं है, लेकिन कब एक है, व्यंजन को आप वर्ण माने। ठीक है, चले एक और मसला जिस पर आपको सवाल पूछा जाता है दोस्तों कि पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, ये बहुत ही सिंपल सा और सरल सा सवाल है। पार्श्विक का अर्थ समझो पहले तो, ऐसा व्यंजन जिसके उच्चारण में आपकी जिह्वा पर्दा बन जाती है। पार्श्व का अर्थ होता है पर्दा, पर्दा बीच में आ जाती है आपकी जिह्वा और जीभ के दोनों तरफ से जो वायु है वो बाहर निकलती है। पार्श्व का अर्थ होता है पर्दा और पर्दे के पीछे से जो चीजें बाहर आती है उन्हें कहा जाता है पार्श्विक। तो यहां पर जस्ट वैसा ही उदाहरण, वैसा ही अर्थ लगाया कि जिह्वा जब किसी वर्ण के उच्चारण में आपकी जिह्वा जब पर्दा बन जाती है और जिह्वा के दोनों तरफ से वायु बाहर निकलती है तो ऐसे व्यंजन को आप पार्श्विक व्यंजन कहेंगे। और उस व्यंजन का जो नाम है दोस्तों वो आप जानते हैं, वह व्यंजन कौन सा है, ल। आप उच्चारण करके देख सकते हैं, देखो ल। तो आपने ल का उच्चारण किया तो ल तो आपका जो जिह्वा है वो आपके ऊपर मसूड़े से टच हो रही है, ल तो वो तो आपकी टच हो गई है। अब वो तो एक पर्दा बन चुका है और पर्दे के दोनों तरफ से प्राणवायु है वो बाहर निकल रही है। इस कारण से इसे क्या कहा जाता है, पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब तक हमने जो बातें की हैं बहुत ही सारगर्भित बातें हैं, बहुत ही अच्छी चीजें, आपको बहुत शानदार कंटेंट मिल रहा है। इस कोर्स में आपको बेहतरीन से बेहतरीन मिलने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों। तो अब तक आपको कैसा लग रहा है ये तो आप मुझे एक बार बता ही देंगे। क्लास ठीक लग रही है तो बहुत 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 धन्यवाद। आने वाली क्लास में आपसे फिर बातचीत करते हैं, कंटिन्यू करेंगे, जैसा चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट कोर्स करेंगे हम। तो आप निश्चिंत रहें, आप जुड़े रहें, अपने दोस्तों को, मित्रों को जो आप हिंदी से ताल्लुक रखते हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स के बारे में बताएं ताकि वो भी लाभान्वित हो सकें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।